नमस्कार। विज्ञान की पाठशाला में मैं लखन आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम अगले वीडियो में श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सामान्यतः हम जानते हैं कि श्वास को बाहर निकालना, अंदर लेना एक श्वसन प्रक्रिया है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे अंग हैं जो श्वसन क्रिया में शामिल होते हैं। श्वसन अगर हम बात करें तो श्वसन एक बायोकेमिकल प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का यूज कर कर हमारे शरीर में हम एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। यह एक ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है, तभी जाके हम हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का उत्पादन कर पाते हैं। आइए श्वसन तंत्र को हम समझते हैं। कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखते हैं। मेमल्स यानी कि स्तनधारी। स्तनधारी में जो श्वसन का प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, वो लंग्स यानी कि फेफड़ों के द्वारा होती है। वही हम बात करें इंसेक्ट की, तो इंसेक्ट यानी कि कीट के अंदर ट्रेकिया ट्रेकिया श्वास नली का उपयोग वो श्वसन क्रिया को करने के लिए ट्रेकिया का यूज करते हैं। इंसेक्ट श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन करने के लिए किसका यूज करते हैं? ट्रेकिया, यानी कि वो डायरेक्टली यहां से सांस लेते हैं। ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जो भी जलीय जीव होते हैं वो गिल्स गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। गिल्स को हिंदी में हम क्लोम भी कहते हैं। हमारा फ्रॉग मेंढक है। मेंढक तीन तरह से श्वसन की क्रिया करता है। फ्रॉग यानी कि जब जमीन पर रहता है, भूमि पर रहता है, तो वह लंग्स यानी कि फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है। जब वह जमीन के नीचे भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड में रहता है, जैसे कि हो सकता है बालू रेत में हो या सैंडी जो सॉइल होती है, जब अगर वो उसमें पाया जाता है तो अंडरग्राउंड अगर वो है तो वो उसकी त्वचा से रेस्पिरेशन करता है, यानी कि श्वसन की क्रिया उसकी त्वचा से यानी कि स्किन से करता है। जब फ्रॉग टेडपोल अवस्था में होता है, बहुत ही छोटा होता है, उस समय टेडपोल यानी कि फ्रॉग गिल्स यानी कि क्लोम के द्वारा रेस्पिरेशन की प्रक्रिया का यूज करता है। ब्रीथिंग हम सामान्यतः जानते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, सांस लेना, सांस बाहर निकालना, दोनों ही ब्रीथिंग कहलाता है। श्वास लेने के दौरान सामान्यतः हम श्वास लेने जब लेते हैं तो उस समय ये जरूरी नहीं है कि हम पूर्ण तरीके से ऑक्सीजन ही ले रहे हैं। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, वो सारी गैसेस हम इनटेक करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा 78% के लगभग पाई जाती है, ऑक्सीजन हमारा 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.003% है। 0.03% है। जब हम इंस्पिरेशन मतलब कि सांस को जब हमने अंदर लिया तो उस प्रोसेस को हम इंस्पिरेशन कहेंगे। सांस को बाहर निकाला तो उसको हम एक्सपीरेशन कहेंगे। एक्सपीरेशन बाहर निकालना, इंस्पिरेशन अंदर लेना। सांस को अंदर लेना इंस्पिरेशन, एक्सपीरेशन बाहर निकालना। तो इंस्पिरेशन के दौरान हम नाइट्रोजन 78% लेते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं, जो कि टोटल ऑक्सीजन का 21% ही है। CO2 हम 0.03% लेते हैं। ठीक है। अब बात ये होती है कि जब हम एक्सपीरेशन करते हैं यानी कि श्वास को बाहर निकालते हैं, तो उसमें से इन गैसेस को, कौन सी गैस को कितना बाहर निकालते हैं, वो मेन इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपीरेशन के दौरान देखिए, नाइट्रोजन 78% हमने इंस्पिरेशन लिया मतलब श्वास को अंदर लिया, और एक्सपीरेशन मतलब श्वास को हमने बाहर निकाला। तो 78% कोई हमने अंदर भी लिया था और 78% को हमने बाहर भी निकाल दिया। ऑक्सीजन 21% लिया था। अब यहाँ पे देखिए एक्सपीरेशन, जब श्वास हम बाहर निकालते हैं तो उसमें हम सिर्फ 17% एक्सपीरेशन करते हैं। CO2 की बात करें तो 0.03% इंस्पिरेशन के दौरान लिया था, एक्सपीरेशन के दौरान यह 4.5 के लगभग बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार से हम ब्रीथिंग के दौरान जो गैसेस हैं उनका यूज करते हैं। अब देखिए, आइए अब हम कुछ रेस्पिरेशन किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर होता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले नॉस्ट्रिल यानी कि जो हमारी नाक है, क्या हम नाक से श्वसन करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाक सिर्फ एक रास्ता है श्वास को अंदर ले जाने का। तो श्वसन कहाँ से होता है? तो श्वसन हमारे फेफड़ों के माध्यम से होता है, यानी कि हमारे लंग्स के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉस्ट्रिल की, तो नॉस्ट्रिल यानी कि नाक के अंदर हमारे कुछ हेयर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे से बाल पाए जाते हैं। वो छोटे से बाल जो भी डस्ट होती है, धूल मिट्टी होती है, उसको वहीं पे रोकने का काम करते हैं। इसके बाद हमारा थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम नसल कैविटी बोलते हैं। इस नसल कैविटी में अगर हम देखें तो एक चिपचिपा सा पदार्थ यानी कि म्यूकस टाइप का सब्सटेंस पाया जाता है। जो धूल के कण, मिट्टी के कण
हमारे जो हेयर्स पाए जाते हैं नोज के अंदर, इनसे नहीं रुकते हैं, तो वो वहां जाके उस म्यूकस के अंदर चिपक जाते हैं, जो कुछ समय बाद 2-4 दिन बाद हम उसको एज अ वेस्ट की तरह उसको बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद जो हमारी श्वास जाती है, वो श्वास हमारी जाती है फेर्निक्स में। फेर्निक्स के बाद जो श्वास है, ये हमारा विंड पाइप है, ठीक है। इस विंड पाइप से फेर्निक्स बोलते हैं इसको। तीसरा वाला जो लिखा है तीसरा फेर्निक्स है, ये हमारा लिर्निक्स है। लिर्निक्स मतलब कि जो हमारा वोकल कॉर्ड, लिर्निक्स को हम वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। यहीं से हमारी जहां से आवाज निकलती है, इसको हम लिर्निक्स कहते हैं। अब लिर्निक्स के बाद ये जो आपको इस विंड पाइप के अंदर जो ये छल्ले जैसे दिखाई दे रहे हैं, सी टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन सी शेप का एक कार्टिलेज पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइमन कार्टिलेज। ये कार्टिलेज इसलिए होता है कि अगर श्वसन का जो पाइप है, अगर वो पाइप पिचक जाएगा तो सांस हमारे अंदर नहीं जा पाएगी। तो इस पाइप को एज इट इज मेंटेन करके रखने का काम कौन करता है? तो आपका शी शेप का हाइमन कार्टिलेज। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पे एयर आ जाता है, तो एयर आने के बाद ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्रेकिया। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ट्रेकिया। जैसे ही ट्रेकिया है, ट्रेकिया से फिर आगे जाके जैसे ही जो दो हिस्सों में बट गया है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो पहले वाले पार्ट को हम ब्रोंकाई कहते हैं, और इसमें जाने के बाद फिर से और ऐसे डिवाइड हो गया, तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। यानी कि और ब्रांचेस में निकल गया है यहाँ से ये, इस ब्रोंकाइस के बाद ये ब्रांचेस में निकला, इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और जो आपको ये गोभी जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं एल्वेलाइस। ये गुच्छा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम एल्वेलाइस कहते हैं। मेनली ये एल्वेलाइज ही है जो क्या काम करते हैं? ऑक्सीजन को लेने का और ले जाने का काम ये एल्वेलाइज ही करते हैं। क्योंकि इन एल्वेलाइज से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, ये सारी ब्लड वेसल्स इस एल्वेलाइज से कनेक्ट होती है। इन ब्लड वेसल्स में एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये एचबी एज ए हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करता है। जब ये ऑक्सीजन को साथ में ले जाता है, इसलिए उसको टेम्पररी कंपाउंड बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये एल्वेलाइज से ऑक्सीजन लेता है, तो ऑक्सीजन लेने के बाद यही हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अब उस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन भी है। यह एक टेम्पररी कंपाउंड होता है। फिर हीमोग्लोबिन, हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन ही क्या करता है? हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस है, इन गैसेस का आदान प्रदान कौन करता है? हमारा हीमोग्लोबिन ही करता है। अब हीमोग्लोबिन धीरे धीरे ऑक्सीजन को कहां पे पहुंचाएगा? सेल के पास पहुंचाएगा, और इसी सेल में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। वो इस ऑक्सीजन का यूज करके हमारे शरीर के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और हमारे शरीर में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है। यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हमारे शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और एनर्जी स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। हमारे शरीर में जो एनर्जी स्टोर होती है, वो किस फॉर्म में होती है? तो एटीपी के फॉर्म में होती है। अब देखिए, यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले भी आया है, ऑक्सीजन दे दिया है। हर एक सेल के पास हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो पहुंचती है हमारे शरीर में, पूरी तरह का सारे सेल के पास हमारा खून पहुंच रहा है। तो हमारा जो ब्लड है वो हर सेल के पास पहुंच रहा है। तो हर एक सेल के पास ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को हर एक सेल को दे देता है। अब वहां से भैया जो CO2 है, उस CO2 को वापस से लेके हीमोग्लोबिन वापस से इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू वापस से एल्वेलाइज के पास आके उसको बोलता है भैया ले जाओ, जाओ। तो वापस से ये CO2 कौन लेकर आ रहा है? हीमोग्लोबिन वापस से CO2 को इस ब्लड वेसल्स के माध्यम से वापस से एल्वेलाइज के पास दे देता है, और वापस से हम बाहर कर देते हैं। सेकेंड चीज है इंस्पिरेशन। जब हम करते हैं, यानी कि इंस्पिरेशन यानी कि जब हम सांस लेते हैं, तो हमारे फेफड़े फूल जाते हैं। लेकिन इस एयर को बाहर निकालने का जो मेन रोल प्ले करता है, वो है हमारा डायाफ्राम। यानी कि ये डायाफ्राम जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये डायाफ्राम 70% हमारी ऑक्सीजन को CO2 को बाहर निकालने के लिए कौन हेल्प करता है? तो ये डायाफ्राम ही करता है। अब देखिए एक चीज, कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि अगर मच्छर काटने के दौरान अगर हम किसी घर में धुआं कर देते हैं, तो धुएं में से क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन को बहुत ही प्यारी लगती है। फिर वो क्या करेगा? जो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है हमारे शरीर के अंदर, वो ज्यादा अट्रैक्ट किसकी तरफ करेगा? देखिए यहाँ पे लिखा है कि एचबी मोर अट्रैक्ट टुवर्ड्स CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर एचबी वो हीमोग्लोबिन को धुएं में से अगर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड
ज्यादा मात्रा में अगर कमरे के अंदर हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ पहले ही हमारा हीमोग्लोबिन अट्रैक्ट होता है। तो वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को इन लंग्स के माध्यम से एल्वेलाइज से लेते हुए ब्लड वेसल्स होते हुए हर एक सेल के पास क्या भर देगा, ले जाके कार्बन मोनोऑक्साइड। अब व्यक्ति अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लेगा और शरीर में पूरी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड अगर भर जाएगी तो डेफिनेटली व्यक्ति की मौत हो जाती है। इतना बात हम समझ गए होंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, हमारे जो लंग्स होते हैं उन लंग्स में टोटल कितना एयर आ सकता है। अगर हम नॉर्मली रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो जो टाइडल वॉल्यूम है वो 500 ml, यानी कि 500 ml तक हम नॉर्मली सांस लेने के दौरान हमारे लंग्स में 500 ml तक हम एयर को स्टोर कर सकते हैं। टोटल लंग्स की जो कैपेसिटी होती है, मतलब कि अगर पूरी तरह से हम सांस लें तो सांस लेने के दौरान हम टोटल लंग्स की जो हमारी कैपेसिटी है वो लगभग 6000 ml तक की मानी जाती है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। जब भी हम माउंटेन पर चढ़ाई करते हैं तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके चढ़ाई करते हैं, तो उस समय उस ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन गैस भी होती है। दूसरा, अगर हम समुद्र में जा रहे हैं और समुद्र में अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के साथ में भी हाइड्रोजन होती है। और यदि हम समुद्र की 300 फीट से भी नीचे की गहराई में अगर जाते हैं तो वहां पे हमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का यूज करना पड़ता है। क्यों ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम प्योर ऑक्सीजन को लेने की हमें आदत नहीं है। अभी हमने कुछ देर पहले देखा है कि हम नाइट्रोजन का यूज भी करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती है। इन सभी गैसेस का हम यूज करते हैं, लेकिन उसमें से जो हमारे लिए यूजफुल है हम उसी को यूज करते हैं, बाकी को वापस से हम एक्सपीरेशन के दौरान उसको बाहर निकाल देते हैं। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है। तो उसी प्रकार से इसके जब भी हम ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करते हैं, उस ऑक्सीजन सिलेंडर के यूज करने के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी यूज होता है, क्योंकि हमें प्योर ऑक्सीजन को यूज नहीं कर सकते, प्योर ऑक्सीजन हम नहीं ले सकते। इतनी बात हम समझ गए होंगे। अगर आपको जानकारी समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।